हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। घर लौटना क्या होता है? अब जो लोग हर रोज घर लौटते हैं उनके लिए ये सवाल थोड़ा अटपटा हो सकता है। अगर आपके लिए भी है तो आप हॉलीवुड के सबसे फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के व्यूअर्स नहीं हैं। अगर ये सवाल आपके लिए बेतुका है तो आप नोलन और उनकी मूवीज के फैन नहीं हैं। शायद आप नोलन की लेटेस्ट फिल्म द ओडिसी देखने भी ना जाएंगे तो आपको इसका अनकंफर्टेबल करने वाला जवाब मिल सकता है और इसीलिए शायद आपको हमारा ये एपिसोड भी अजीब लग सकता है। लेकिन फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के लिए तो ये सबसे पर्सनल सवाल लगता है। घर लौटना क्या है? शायद यही उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अपनी अलग अलग फिल्मों में नोलन ने पिछले कई सालों से इस जवाब को ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि हम हर रोज घर तो लौटते हैं लेकिन अपने आप तक लौटना भूल जाते हैं। शायद घर लौटना वहां तक वापस पहुंचना नहीं है जहां से हम निकले थे। उन तमाम जंग, खुद की गई गलतियों, टूटी हुई ईगो और बिखरे हुए कॉन्फिडेंस के बाद अपने अंदर बचे हुए इंसान तक वापस लौटना ही घर लौटना है। क्रिस्टोफर नोलन की ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक इंटेलिजेंट इंसान अपने ही दिमाग, अपनी चॉइसेस और उसके एक्शन के बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से फाइट करता हुआ नजर आता है। उनकी फिल्म का हीरो खुद से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे सिर्फ घर नहीं लौटना, उसे अपने आप तक लौटना है। 2000 में आई नोलन की फिल्म मोमेंटो का हीरो लियोनार्ड एक ऐसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें वो नई मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाता है। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों और चीजें भूल जाता है। अपनी भूलने वाली इस बीमारी के साथ वो टैटू, नोट्स लिखकर और फोटोज खींचकर चीजें याद रखने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के साथ वो अपनी वाइफ के किलर को ढूंढ रहा है। अब नोलन का डायरेक्शन और स्टोरी का मेन कन्फ्लिक्ट सिर्फ किसी किलर को ढूंढना नहीं है, बल्कि ये है कि जब हम अपनी ही मेमोरी पर रिलायबल ना हो, जब हम अपनी ही याददाश्त पर भरोसा ना कर सके तो सच तक पहुंचा कैसे जाए। लियोनार्ड इंटेलिजेंट है, नोट्स और टैटूज के जरिए अपनी लाइफ कंट्रोल करता है, लेकिन उसका बिखरा हुआ दिमाग उसे सच के पास भी ले जाता है और वही दिमाग उसे मैनिपुलेट करके सिचुएशन का विक्टिम भी बनाता है। इंसेप्शन में क्रिस्टोफर नोलन के लीड कैरेक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। उनके कैरेक्टर का नाम है कॉब। कॉब के पास स्किल्स है कि वो लोगों के ड्रीम्स में एंटर कर सकता है। वो ड्रीम्स में जाकर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लोगों के सबकॉन्शियस से सीक्रेट चुरा सकता है, लेकिन अपनी माइंड में मौजूद गिल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। दरअसल कॉब अपनी वाइफ के साथ एक लंबे वक्त तक सपनों की दुनिया में रह चुका है। ड्रीम वर्ल्ड में बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद उसकी वाइफ मेल ड्रीम वर्ल्ड को ही अपनी रियलिटी समझने लगती है। उसे ड्रीम से बाहर लाने के लिए कॉब ने उसके माइंड में एक आइडिया प्लान किया कि ये दुनिया रियल वर्ल्ड नहीं है और इससे बाहर आने के लिए हमें मरना पड़ेगा। अब ड्रीम से बाहर आने के लिए तो ये आइडिया ठीक था, लेकिन मेल को अब लगने लगा है कि रियल दुनिया भी एक ड्रीम है और सच में जागने के लिए उसे फिर से मरना होगा। वो ऐसा ही करती है और अब कॉब के दिमाग में हमेशा के लिए गिल्ट रह जाता है कि मेल की मौत का जिम्मेदार वो है। फिल्म में मेल बार बार कॉब के ड्रीम्स में आकर उसके मिशन को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रीम के अंदर दिखने वाली मेल रियल मेल नहीं है, वो कॉब के माइंड का ही क्रिएशन है। क्रिएशन इसलिए क्योंकि कॉब ने मेल की मेमोरीज को किसी म्यूजियम की तरह अपने दिमाग में संभाल कर रखा है, क्योंकि ड्रीम की ऐसी जगह है जहां वो मेल से बार बार मिल सकता है। इसीलिए अपने इस गिल्ट से बाहर आने के लिए कॉब को अपने ही दिमाग से लड़ना होगा, मेल से जुड़ी मेमोरीज को खत्म करना होगा, यानी उसे ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा कि मेल अब उसके साथ नहीं है। कॉब कॉन्शियसली घर लौटना चाहता है लेकिन अपने इमोशन से लड़ रहा है। यही उसकी जर्नी है जिसमें उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़कर खुद तक वापस लौटना है। इंटरस्टेलर में नोलन का प्रोटैगनिस्ट कूपर ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए स्पेस मिशन पर जाता है, लेकिन स्पेस में टाइम अलग तरह से मूव करता है। कूपर स्पेस में कुछ घंटे गुजारता है पर अर्थ पर कई साल बीत जाते हैं। अब इस फिल्म का कन्फ्लिक्ट ये है कि क्या कूपर को दुनिया बचाने के लिए अपना घर और अपने बच्चों के साथ वक्त को सेक्रीफाइस करना चाहिए था। वो स्पेसक्राफ्ट पर वापस लौटता है तो पता चलता है कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी का अहम वक्त बिना उसके जी चुके हैं। कूपर के लिए घर छोड़ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन उसके बच्चों के लिए उनके फादर का जाना एक धोखा जैसे था। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को इमोशनली पावरफुल बनाता है। इंटरस्टेलर में टाइम सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम एक इमोशनल लॉस है। कूपर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ब्लैक होल तक जाता है, लेकिन पूरी फिल्म में उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ी पावर है घर लौटने का एहसास। इंटरस्टेलर हमें ये समझाती है कि होम सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं होता, होम उन लोगों में होता है जिनके पास हम लौटना चाहते हैं।
नोलन की ओपेनहाइमर भी खुद से लड़ने और खुद तक लौटने की कहानी है। ओपेनहाइमर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट है। उसकी इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और लीडरशिप मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाती है। बॉम्ब बनाने से पहले ओपेनहाइमर अपने आप को एक साइंटिस्ट के तौर पर देखता है, एक ऐसा इंसान जो नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा है, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझ रहा है और अपनी कंट्री को वॉर जीतने में हेल्प कर रहा है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरने के बाद वो खुद को सिर्फ साइंटिस्ट नहीं देख पाता। अब उसके सामने एक नया सवाल है कि वो कौन है, एक जीनियस, एक देशभक्त या मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाला एक इंसान। यहीं से उसकी जर्नी बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ टर्न करती है। ओपेनहाइमर ने एटम्स को स्प्लिट कर दिया, लेकिन उस अचीवमेंट ने उसके अंदर भी एक डिवीजन क्रिएट कर दिया। एक तरफ वो साइंटिस्ट है जो अपनी डिस्कवरी के ब्रिलियंस को समझता है, दूसरी तरफ वो इंसान है जो उस डिस्कवरी के कॉन्सिक्वेंसेस से डिस्टर्ब्ड है। इसीलिए खुद तक लौटना कई बार अपनी मासूमियत में लौटना नहीं है, खुद तक लौटना कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। यह फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट आयरनी है कि एक साइंटिस्ट वेपन तो बना सकता है, लेकिन वेपन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इन कैरेक्टर्स के बाद लगता है कि नोलन की अगली कहानी ओडेसी ही होनी चाहिए थी। वॉर के बाद फिल्म के लीड कैरेक्टर ओडेसियस के पास विक्ट्री है, फेम है, इंटेलिजेंस है, लेकिन पीस नहीं है। यही नोलन की टेरिटरी है, एक ऐसा कैरेक्टर जो टाइम, गिल्ट, एम्बिशन और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच फंसा हुआ है। ओडेसियस भी नोलन के हर प्रोटैगनिस्ट की तरह हाईली इंटेलिजेंट है, अपने घर से दूर है, खुद से दूर है, पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से फाइट कर रहा है और अपने इंटेलिजेंस की वजह से सर्वाइव भी करता है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से मुश्किलों में भी फंसता है। इसीलिए हर हीरो की कहानी जीत पर खत्म होती है, लेकिन ओडेसियस की कहानी जीत के बाद शुरू होती है। उसकी असली ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेटेजी और क्लेवरनेस है। ट्रोजन वॉर को उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ट्रोजन हॉर्स की स्ट्रेटेजी से जीता है, लेकिन वॉर जीतने के बाद भी वो विनर नहीं है, क्योंकि असली बैटल तो अब शुरू होती है। उसकी जंग समुद्र से नहीं, किसी मॉन्स्टर से नहीं, देवताओं से भी नहीं। ओडेसियस की असली बैटल है अपने अंदर के उस आदमी से जो जंग से तो वापस आ गया, लेकिन अपने आप तक लौटना भूल गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक आंख वाले पॉलीफेमस की गुफा में फंसने के बाद ओडेसियस वहां से निकलने के लिए अपने इंटेलिजेंस का यूज करता है। वो जानबूझकर अपना नाम नोबडी बताता है, इसलिए जब वो पॉलीफेमस की आंख पर वार करता है तो मदद के लिए चिल्लाते हुए कहता है नोबडी इज अटैकिंग। अब ये सुनकर पॉलीफेमस के साथी उसकी मदद के लिए नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है नोबडी इज अटैकिंग। अब इसी ट्रिक की वजह से ओडेसियस खुद को और अपने साथियों को बचा लेता है, लेकिन उसका ईगो उसे बर्बाद कर देता है। वो इस जीत का क्रेडिट लेना चाहता है, इसलिए जाते हुए ईगो में आकर अपना नाम बता देता है। अब पॉलीफेमस सी गॉड पोसेइडन का बेटा है, जाहिर है नाम पता चलने के बाद वो ओडेसियस से बदला लेगा। यही ओडेसियस की ट्रेजेडी है, उसकी क्लेवरनेस, उसकी इंटेलिजेंस एक आंख वाले पॉलीफेमस से बचाती है, लेकिन सी गॉड को उसका दुश्मन बना देती है। इसीलिए उसकी होम कमिंग जर्नी और भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो ओडेसी नोलन के लिए सिर्फ मॉन्स्टर, गॉड और सी एडवेंचर की स्टोरी नहीं है, बल्कि ऐसे वॉरियर की कहानी है जो जंग को जीत चुका है, लेकिन ईगो, ट्रॉमा और पास्ट को हराकर घर नहीं लौटा है। क्योंकि जब इंसान सालों तक हिंसा और जंग के बीच सर्वाइव कर रहा हो, तो क्या वो घर लौटने के बाद वही इंसान रह जाता है जो कभी घर से निकला था? ओडेसी एक हीरो की जर्नी नहीं, एक आदमी के ईगो, गिल्ट, मेमोरी और बिलोंगिंग की जर्नी है। क्योंकि ओडेसियस सिर्फ घर नहीं लौट रहा है, वो अपने आप तक लौट रहा है। नोलन की द ओडेसी को सिर्फ एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर नहीं, बल्कि एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के आइडेंटिटी क्राइसिस और ईगो के तौर पर देखा जा सकता है। हम सब शायद ओडेसियस ही हैं। हमारी जर्नी भले ही समुद्र के रास्ते नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के स्क्रीन्स, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होने की रेस, करियर, एम्बिशन, लोनलीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच चल रही है। हम सब कहीं ना कहीं लौटना चाहते हैं, अपने बचपन की सिंप्लिसिटी में, फैमिली कनेक्शन में, अपनी रियल लाइफ में, या अपने उस वर्जन तक जो कामयाबी की रेस में कहीं खो गया है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब हर रोज़ घर से निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन हर हफ्ते हम आप तक लौटते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।